कहानी की शुरुआत में मैं और मेरी पत्नी जूलिया अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में जूलिया बच्चों की बात छेड़ देती है क्योंकि मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं था और उसे आगे की जिंदगी की प्लानिंग के लिए जवाब चाहिए था। इसी बात पर हमारे बीच बहस होने लगती है और हमारा ध्यान सड़क से हट जाता है। तभी सामने से अचानक एक गाड़ी आ जाती है और उसे बचाने के लिए जूलिया तेजी से कार मोड़ देती है। बदकिस्मती से हमारी कार सड़क के बीचों बीच आ जाती है और उसी पल एक ट्रक जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे हमारी कार पलटते हुए दूर जा गिरती है। 1 साल बाद मैं अपनी बिल्ली के साथ अकेला रह रहा होता हूँ। टीवी पर खबरें चल रही होती हैं कि दुनिया में एक अजीब सा वायरस फैल रहा है और देश सीमाएं बंद करने के बारे में सोच रहा है। हालात लगातार खराब होते जा रहे होते हैं और लोग बचने की कोशिश में हिंसक हो रहे होते हैं। मैं अपने दुख में इतना डूबा होता हूँ कि इन खबरों पर ठीक से ध्यान ही नहीं देता और आखिरकार टीवी को म्यूट कर देता हूँ। इसी वजह से मैं वह फुटेज नहीं देख पाता जिसमें अस्पताल के अंदर एक मरीज धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रहा होता है। इसके बाद मैं अपनी कार लेकर शहर की तरफ निकलता हूँ और रास्ते में एक एम्बुलेंस को तेजी से जाते देखता हूँ। मैं बंदरगाह पहुँचता हूँ जहाँ 2 महिलाएं मुझसे मेरी नाव खरीदना चाहती हैं, जिसे मैंने जूलिया की मौत के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जब मैं नाव के कागज ढूंढता हूँ तो मुझे जूलिया का ब्रेसलेट मिल जाता है और उसी पल मेरा दिमाग जूलिया की पुरानी यादों से भर जाता है। घर लौटते वक्त मेरी बहन का फोन आता है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। रास्ते में मैं राशन लेने के लिए सुपरमार्केट रुकता हूँ और देखता हूँ कि लोग जरूरत से कहीं ज्यादा खाना खरीद रहे हैं, जिससे शेल्फ लगभग खाली हो चुके हैं। ये सब देखकर मुझे पहली बार डर सा महसूस होता है। घर पहुंचकर मैं जूलिया का ब्रेसलेट अपनी बिल्ली के गले में बांध देता हूँ और टीवी चलाता हूँ जहाँ खबर आती है कि वायरस अब स्पेन तक पहुंच चुका है। शाम को मैं अपनी बहन बेलन से वीडियो कॉल पर बात करता हूँ और वह बताती है कि उसके पति सरकार के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके परिवार को कैनरी आइलैंड्स भेजा जा रहा है। वह मुझसे भी साथ चलने को कहती है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। अगले दिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे सारे पड़ोसी शहर छोड़कर जा रहे हैं तो मैं भी जाने का फैसला करता हूँ और अपनी बिल्ली को साथ ले लेता हूँ। रास्ते में रेडियो पर खबर सुनाई देती है कि वायरस का एक नया रूप यूरोप में फैल रहा है, जो इंसान को कुछ ही मिनटों में संक्रमित कर देता है और यह घाव या काटने से फैलता है। और तभी मुझे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक खतरनाक ज़ोंबी तबाही है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने बेलन को मैसेज किया कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही लोग प्लेन में चढ़ने लगे, अचानक बिना किसी साफ वजह के हमारे टिकट रद्द कर दिए गए और भीड़ बेकाबू होने लगी। लोग उस कर्मचारी पर चिल्लाने लगे जिसे खुद भी कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है। तभी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और उसी वक्त सभी के फोन पर नागरिक सुरक्षा अलर्ट का मैसेज आ गया। ये देखते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग जबरदस्ती प्लेन में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त बेलन का फोन आया और उसने मुझे कहा कि तुरंत घर जाकर छिप जाओ और अगली सूचना मिलने तक बाहर मत निकलना। तभी अचानक एक आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक छीन ली और गोली चलाने की धमकी देने लगा, जिससे पूरी भीड़ एयरपोर्ट से बाहर भागने लगी। हर कोई अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया और रेडियो पर बताया जा रहा था कि यही हाल सारी सड़कों और पुलों का है। हमारे ऊपर से सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर आपस में झगड़ रहे थे और खबरों में बताया जा रहा था कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, दंगे फैल चुके हैं और कई सैनिक भी घायल हो चुके हैं। आखिरकार मैं इंतजार करते करते थक गया और अपनी बिल्ली को लेके पैदल चलने का फैसला किया। रात होते होते मैं अपने पड़ोस तक पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि सैनिकों का एक दल एक इमारत को घेरे खड़ा है और एक घर पर खास सुरंग लगाई गई है। उस घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और तभी मैं यह देखकर सन्न रह गया कि 2 सैनिक उसी सुरंग के रास्ते एक ज़ोंबी को बाहर निकाल रहे हैं, जबकि बाहर उसकी पत्नी अपने बीमार पति के लिए रो रही थी। इसके बाद मैं घर लौटा और थक कर सो गया। उस रात मुझे बार बार एक्सीडेंट और जूलिया की मौत के डरावने सपने आते रहे। अगली सुबह बेलन ने मुझे वीडियो कॉल किया और बताया कि सरकार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए सेफ जोन बना रही है, लेकिन सेना के अंदर बहस चल रही थी क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को सेफ जोन में लाया जाएगा उतना ही वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाएगा और दूसरे देशों में भी यही समस्या सामने आई थी। बेलन ने मुझे साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। कुछ ही समय में सभी बड़े शहरों को क्वारंटाइन घोषित कर दिया गया और किसी को भी शहर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे सड़कों पर हालात और बिगड़ गए। वायरस अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुका था और लोग अपने ही पड़ोस में ज़ोंबीज को इंसानों को खाते हुए देख रहे थे और उसी डरावनी सच्चाई को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ लोग वीडियो बनाकर यह सिखा रहे थे कि खुद को कैसे बचाया जाए और कवच कैसे तैयार किया जाए। उसी दोपहर सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और नए नियम लागू हो गए, जिनके मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद सभी कामकाज बंद कर दिए गए और जरूरत पड़ने पर आम लोगों को भी सेना में शामिल किया जाने लगा। अगली बार जब मैं सुपरमार्केट गया तो वहां लगभग कोई खाना बचा ही नहीं था। लोग एक दूसरे के हाथों से सामान छीन रहे थे
और हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। जो भी मुझे मिल पाया मैंने जल्दी जल्दी उठा लिया और बाहर निकलते वक्त आसमान में लद्दाखू विमानों को उड़ते हुए देखा, जिससे मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद मैं और सामान लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुका। तभी एक घायल पुलिस वाला वहां पहुंचा और मुझसे टकराने के बाद खुद को स्टोर के अंदर बंद कर लिया। उसने दरवाजे अपनी हथकड़ी से लॉक कर दिए और कुछ ही देर में आसपास और लोग जमा हो गए जो जान बचाकर भाग रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अचानक हालात और बिगड़ गए जब एक जोम्बी दूसरे पुलिस अफसर पर कूद पड़ा और उसका चेहरा नोचने लगा। यह देखकर मैं सन्न रह गया और खुद को बचाने के लिए एक पोछा उठाकर तैयार हो गया। जैसे ही वह जोम्बी मुझे काटने ही वाला था, तभी नीचे गिरे हुए पुलिस अफसर ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे गोली मार दी। जोम्बी मरते ही उसका खून उछलकर मेरे चेहरे पर आ गिरा और मैं डर से कांप उठा। स्टोर के अंदर बंद पहला पुलिस वाला अब कांच पर जोर जोर से मार रहा था, क्योंकि वह भी जोम्बी बन चुका था। मैं उस घायल अफसर के पास जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे दूर रखने के लिए फर्श पर गोली चला दी। मैं समझ गया कि यहाँ रुकना मौत को गले लगाने जैसा है, इसलिए अपना सामान उठाकर वहां से निकल गया। पीछे से मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और मुझे समझ आ गया कि उस पुलिस अफसर ने खुद को गोली मार ली ताकि जोम्बी न बन सके। घर जाकर मैंने देखा कि राष्ट्रपति आखिरकार टीवी पर आए और लॉकडाउन को और सख्त करने की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग सेना और उनकी निकासी योजनाओं में सहयोग नहीं करेंगे उन्हें अपराधी माना जाएगा। इंटरनेट पर वीडियो देखकर मैंने अपने औजारों की मदद से घर की बाहरी दीवारों को मजबूत किया और एक सुरक्षा कैमरा भी लगा लिया। शाम होते ही सेना मेरे पड़ोस को खाली कराने आ गई, लेकिन उसी वक्त बेलेन का मैसेज आया कि घर पर ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसलिए मैंने सारी लाइटें बंद कर दी और अपनी बिल्ली के साथ छिप गया। बाहर से सैनिक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहे थे, लेकिन शुक्र था कि उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा और न ही मुझे खिड़की से देख पाए, इसलिए थोड़ी देर बाद वे चले गए। मैं 2 हफ्तों तक अपने घर में बंद रहा और मेरा खाना धीरे धीरे खत्म होने लगा। मोबाइल का इंटरनेट भी बंद हो चुका था, इसलिए मैं अपनी बहन को कॉल नहीं कर पा रहा था। बहुत सोचने के बाद मैंने आत्मरक्षा के लिए कुछ औजार उठाए, अपने शरीर पर कपड़ों की कई परतें पहनी और आखिरकार अपना घर छोड़ने का फैसला किया। खाने की तलाश में मैंने कई घरों के ताले तोड़े, लेकिन बदकिस्मती से कहीं कुछ नहीं मिला। घंटों भटकने के बाद मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां मुझे गैब्रिएला नाम की एक बूढ़ी औरत मिली। वह व्हील चेयर पर थी और घर से निकल नहीं पाई थी। उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि किन घरों में सामान मिल सकता है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले उसने कुछ पड़ोसियों को जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हुए देखा था। मैं उसकी बनाई हुई लिस्ट के हर घर में गया और आखिरकार मुझे खाने पीने का सामान और दूसरी काम की चीजें मिलने लगीं। उन्हीं में एक बाइक भी थी। बाइक मिलने के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं और दूर तक जाने लगा। धीरे धीरे मैंने काफी सारा खाना इकट्ठा कर लिया, जिसे मैंने गैब्रिएला के साथ बांटा। मैंने उसे एक वॉकी टॉकी भी दी ताकि जब मैं बाहर रहूं तो हम आपस में बात कर सकें। अब सिर्फ एक ही घर बचा था, वही घर जहां सैनिकों को जोम्बी मिला था। उस घर में मुझे खाना तो नहीं मिला, लेकिन एक टैंक मिला जिसके अंदर मरी हुई मछलियां पड़ी थीं। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैंने उसे जोम्बी समझकर तुरंत गोली चला दी, लेकिन वह कोई जोम्बी नहीं बल्कि एक आम इंसान था जो मुझे खतरनाक समझकर डर के मारे भाग गया। उसके जाने के बाद मैंने आखिरी बार एक अलमारी चेक की और आखिरकार मुझे वहां और खाना मिल गया। दिन बीतते चले गए और मैं और गैब्रिएला अक्सर साथ बैठकर खाना खाने लगे। एक रात मैंने ज्यादा शराब पी ली और उसी हालत में गैब्रिएला को मैसेज भेजा कि मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। इसके बाद नींद में मुझे एक्सीडेंट का सपना आया जहां सब कुछ फिर से सामने आ गया और मुझे याद आया कि कैसे हमें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया था। अचानक वॉकी टॉकी पर गैब्रिएला की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। वह मुझसे रेडियो चालू करने को कह रही थी। जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया, एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि बचे हुए लोगों को कैनरी भेजा जा रहा है और उन्होंने एक जगह का नाम बताया जहां पहुंचकर इस बचाव दल को मिला जा सकता है। गैब्रिएला को इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हमारा खाना खत्म होने वाला है। वह समूह अरोसा मुहाने पर था और मैंने कहा कि हम मेरी नाव से वहां पहुंच सकते हैं। गैब्रिएला ने मना कर दिया और कहा कि वह नहीं जा सकती क्योंकि वह मेरे लिए बोझ बन जाएगी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उससे वादा किया कि मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा। अगली सुबह जब मैंने गैब्रिएला को कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैं भागकर उसके घर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गैब्रिएला ने खुदकुशी कर ली थी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों के लिए मुझे धन्यवाद कहा था और लिखा था कि अब मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। भारी मन और टूटे दिल के साथ मैं वहां से वापस
वापस लौटने लगा। रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरा हथियार हाथ से गिर गया। कुछ देर तक हम दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा और मैंने उसे लात मारकर दूर किया और एक कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे खींचकर गिरा दिया। इसी हाथापाई में उसने मेरे हाथ को काट लिया, लेकिन मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे जिससे उसके दांत मेरी त्वचा तक नहीं पहुंच पाए। मैंने कार के दरवाजे से ज़ॉम्बी पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे उसका सिर टूटे हुए कांच में फंस गया। इसके बाद मैं तेजी से अपना हथियार उठाने के लिए भागा और जैसे ही ज़ॉम्बी फिर से काटने आया तो मैंने उसको तीर मारकर मार दिया। जब सब शांत हो गया तो मैंने उसके पर्स से उसकी पहचान वाली आईडी निकाली और उसकी छाती पर रख दी, ताकि अगर कभी अधिकारी उसे ढूंढे तो उसकी पहचान हो सके। घर पहुंचकर मैंने अपने हथियार को साफ करने के लिए पानी उबाला और बेलन को एक और मैसेज भेजा कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। इसके बाद मैं अपनी बिल्ली को लेकर बाइक पर निकला और खाली सड़कों पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक बैरियर मिला, जिससे मेरे पास जंगल के रास्ते जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जंगल में घुसते ही कई ज़ॉम्बी मेरा पीछा करने लगे, लेकिन वे इतने तेज नहीं थे कि मुझे पकड़ सकें। कभी कभी वे छलांग लगाकर पास आने की कोशिश करते थे, इसलिए मुझे हर पल बहुत सावधान रहना पड़ रहा था। आगे एक सुनसान कैंप दिखाई दिया, जहां घुसते वक्त मुझे डर लग रहा था कि अंदर क्या होगा, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैं कैंप के बीच से निकलने लगा, तभी अचानक ज़ॉम्बीज के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया। मैं किसी तरह उनसे बच के वहां से निकल पाता हूं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में ज़ॉम्बीज की लाशों का ढेर पड़ा होता है और मैं इतनी तेजी में होता हूं कि वक्त रहते बाइक नहीं रोक पाता और फिसल कर गिर जाता हूं। बिल्ली का पिंजरा दूर जाकर गिरता है, लेकिन बिल्ली पूरी तरह सुरक्षित होती है। पीछे से ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देने लगती है तो मैं घबराकर दोबारा बाइक पर चढ़ता हूँ, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब मेरे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए मैं बिल्ली वाला पिंजरा उठाकर जंगल की तरफ भागने लगता हूँ। लेकिन ज़ॉम्बीज भी मेरे बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। किसी तरह मैं बंदरगाह तक पहुंच जाता हूं और जैसे ही पुल पार करता हूं, अपने पीछे का गेट बंद कर देता हूं। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज कांच पर जोर जोर से मारने लगते हैं और आखिरकार उसे तोड़कर अंदर घुस आते हैं, लेकिन तब तक मैं एक और मजबूत गेट पार कर चुका होता हूं। आखिरकार मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता हूं। शुरुआत में मुझे लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि बंदरगाह पर एक भी नाव नजर नहीं आती। लेकिन थोड़ा इधर उधर देखने पर मुझे पानी के बीच दूर एक लावारिस नाव दिखाई देती है। मैं तैर कर वहां पहुंचता हूं और इंजन चेक करता हूं, लेकिन नाव स्टार्ट नहीं होती। उसी वक्त मुझे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है और जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो देखता हूं कि एक ज़ॉम्बी बच्चा कुर्सी से फंसा हुआ है। हालात समझते ही मैं वहां रुकता नहीं और अपनी बिल्ली के साथ एक छोटी लकड़ी की नाव पर सवार होकर उस जगह से निकल जाता हूं। मैं रेडियो मैसेज में बताई गई जगह से संपर्क करने की कोशिश करता हूं, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। फिर भी मैं अपनी बहन बेलन के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता रहता हूँ। उसी रात सफर के बीच अचानक मेरी नाव रुक जाती है और जब मैं इंजन चेक करता हूँ तो पता चलता है कि उसमें एक लाश फंसी हुई है। उसी पल मुझे पास से एक तेज रोशनी आती दिखाई देती है और मैं पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हुए हाथ हिलाने लगता हूँ। वह रोशनी यूक्रेनी लोगों की एक नाव की होती है जो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे और मेरी बिल्ली को एक बड़े जहाज पर ले जाया जाता है जहाँ मुझे खाना दिया जाता है। वहाँ सिर्फ एक आदमी ऐसा होता है जो स्पेनिश बोल सकता है और उसका नाम विक्टर होता है। वह मुझे बताता है कि कैनरी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और पुलिस ने वहां से निकाले गए बचे हुए लोगों को उतरने नहीं दिया था। इसी वजह से वहां जमीन पर इतने ज्यादा ज़ॉम्बी फैल गए। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं सामान ढूंढने में मदद करूंगा, तो मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाता है। आधी रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब मैं खिड़की से बाहर झांकता हूँ तो देखता हूँ कि एक नाव पर कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। अगली सुबह मैं उन लोगों के बारे में पूछता हूँ, लेकिन विक्टर झूठ बोलता है और कसम खाकर कहता है कि कल रात कोई भी नाव नहीं आई थी। इसके बाद मुझे कप्तान के ऑफिस में बुलाया जाता है ताकि मैं नक्शे पर अस्पताल और कारखानों जैसी जरूरी इमारतों को पहचानने में उनकी मदद कर सकूं। बाद में मुझे पता चलता है कि जिस नाव को मैंने पिछली रात देखा था वह इसी जहाज पर मौजूद है और जहाज के लोगों के पास उन बचे हुए लोगों का सारा सामान भी है। मैं विक्टर से इस बारे में सवाल करता हूँ, लेकिन वह साफ जवाब देने से मना कर देता है। जब मुझे पता चलता है कि विक्टर एक पायलट है तो मैं उसे बताता हूँ कि मुझे हेलीकॉप्टर की लोकेशन मालूम है, लेकिन विक्टर कहता है सिर नीचे रख और ज्यादा सवाल मत पूछ, जिससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। शाम होते ही मैं चुपचाप जहाज अच्छे से देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ कई नावें जमा की गई हैं जो अलग अलग जगह से बचे हुए लोगों से छीनी गई थी। मैं अपना सामान समेटता हूँ और अपनी बिल्ली को बैग में छिपाकर जहाज के अंदर घूमने लगता हूँ। नीचे एक कमरे में मुझे 2 लोग बंधे हुए मिलते हैं और मैं जल्दी से पहले आदमी को खोल देता हूँ,
लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है एक गार्ड उसे गोली मार देता है। उसी वक्त विक्टर वहां पहुंचता है और गार्ड से हथियार छीनने की कोशिश करता है। लड़ते लड़ते विक्टर रस्सी से गार्ड का गला दबाकर उसे मार देता है। अब विक्टर को भी समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को गले लगाने जैसा है और वह हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए मेरे साथ भागने को तैयार हो जाता है। मैं, विक्टर और दूसरा बचा हुआ आदमी छिपते छिपाते एक नाव तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही हम निकलने लगते हैं 2 गार्ड फायरिंग कर देते हैं और वह दूसरा आदमी वहीं मारा जाता है। नाव आगे बढ़ते ही विक्टर भी फायर करता है, लेकिन उसके कंधे में गोली लग जाती है। मैं पूरी ताकत से नाव भगाने लगता हूँ ताकि विक्टर की जान बचा सकूं। कुछ ही देर बाद हम किनारे पर पहुंच जाते हैं और मैं विक्टर को सहारा देकर आगे चलने लगता हूँ। आसपास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन लगभग सभी लॉक होती हैं। तभी मेरी नजर एक ऐसी कार पर पड़ती है जो लॉक नहीं होती। जब मैं अंदर झांकता हूँ तो देखता हूँ कि उसके अंदर एक ज़ॉम्बी बैठा है। मैं बिना समय गंवाए उसे मार देता हूँ। इसके बाद मैं विक्टर और अपनी बिल्ली के साथ उसी कार से उस अस्पताल की तरफ निकल पड़ता हूँ जहाँ जूलिया की मौत हुई थी, क्योंकि मुझे याद था कि वहाँ पहले हेलीकॉप्टर हुआ करता था। रास्ते में विक्टर मुझे बताता है कि जहाज का कप्तान इंसान नहीं हैवान था, जो एक द्वीप पर अपना अड्डा बना रहा था और वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने देता था जो उसकी बात मानते थे। जब हम आखिरकार अस्पताल पहुँचते हैं तो मैं यह देखकर अंदर से टूट जाता हूँ कि छत पर हेलीकॉप्टर मौजूद ही नहीं है। उसी वक्त अचानक एक ज़ॉम्बी गाड़ी के ऊपर कूद जाता है और उसे गिराने के लिए मैं पागलों की तरह गाड़ी घुमाने लगता हूँ। जैसे ही मौका मिलता है मैं विक्टर की बंदूक उठाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता हूँ, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही आसपास के और ज़ॉम्बी भी खींचे चले आते हैं। मैं लगातार गोलियां चलाकर उन सभी ज़ॉम्बी को भी मार देता हूँ। इसके बाद मैं विक्टर और बिल्ली के साथ अस्पताल के अंदर घुसता हूँ और ऐसा औजार ढूंढने लगता हूँ जिससे विक्टर के कंधे में फंसी गोली निकाली जा सके। तभी पहली मंजिल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और मैं बेहद सावधानी से ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ। वहाँ एक ज़ॉम्बी को चलते हुए देखकर मैं तुरंत छिप जाता हूँ। फिर वेंट से किसी के बोलने जैसी आवाज आती है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी मुझे देख लेता है और मुझ पर हमला कर देता है। मैं बिना वक्त गंवाए उसके सिर में तीर मारकर उसे गिरा देता हूँ, लेकिन तभी शोर की वजह से कई और ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी को रोकने के लिए मैं भागते हुए एक कमरे में घुस जाता हूँ और दरवाजा बंद करके उसमें एक सरिया फंसा देता हूँ। तभी मुझे झटका लगता है क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। उसी पल लूसिया नाम की एक नर्स एक इमरजेंसी दरवाजा खोल देती है और मेरे अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देती है, जिससे मैं ज़ॉम्बी से बच जाता हूँ। हम दोनों सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ मेरी बिल्ली और विक्टर होते हैं। तभी सिस्टर सेसिलिया 3 बच्चों के साथ वहां आ जाती है। सेसिलिया घबराकर पूछती है कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी मैं समझाता हूं कि विक्टर को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, बल्कि उसे गोली लगी है। ये सुनते ही सेसिलिया और लूसिया मिलकर तुरंत उसके घाव का इलाज शुरू करती हैं और किसी तरह विक्टर की हालत संभाल लेती हैं। जब मैं हेलीकॉप्टर की बात करता हूं तो लूसिया बताती है कि वह अस्पताल के पीछे क्वारंटाइन वाले हिस्से में खड़ा है जो ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। उसी रात वे लोग अपना थोड़ा सा खाना मेरे साथ बांटते हैं और मैं लगातार जूलिया के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं उस कमरे में जाता हूँ जहाँ उसकी मौत हुई थी और उसके आखिरी पलों को याद करता हूँ। फिर अपनी बिल्ली के गले से ब्रेसलेट निकालकर जूलिया के बिस्तर पर रख देता हूँ। अगली सुबह मैं छत पर जाकर ज़ॉम्बीज को देखने लगता हूँ। तभी अचानक मेरे फोन में सिग्नल आ जाता है और पिछले कई हफ्तों में बेलन के भेजे सारे मैसेज एक साथ आ जाते हैं। मैं जवाब रिकॉर्ड करने ही वाला होता हूँ कि बाहर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। बाहर देखकर पता चलता है कि जहाज के लोग अस्पताल में घुसने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं। खतरा समझते ही मैं दौड़कर नीचे जाता हूँ और सबको चेतावनी देता हूँ, जिसके बाद हम फैसला करते हैं कि हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए अस्पताल के बेसमेंट का रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। बेसमेंट लाशों और धुएं से भरा होता है, इसलिए हम सभी अपना मुंह और नाक ढककर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एक दरवाजा जाम हो चुका है और लूसिया मजबूरी में कुल्हाड़ी से उसे तोड़ देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ बाहर आता है और सीधे सेसिलिया पर हमला करके उसे काट लेता है। मैं तुरंत ज़ॉम्बी को खींचकर अलग करता हूँ और उसी पल लूसिया कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर देती है। सेसिलिया समझ जाती है कि वह अब संक्रमित हो चुकी है, इसलिए वह हमें अपने बिना आगे जाने को कहती है और खुद वहीं रुकने का फैसला कर लेती है। आगे बढ़ते हुए हम सब एक रूम में पहुंचते हैं जहां फर्नीचर के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। लूसिया बिना आवाज किए दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची बोल पड़ती है जब वह देखती है कि उसकी माँ उन्हीं ज़ॉम्बीज में से एक बन चुकी है। किस्मत से उस आवाज पर किसी का ध्यान नहीं जाता और हम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी अलमारियों को गिरा देता है, जिससे जोर का शोर हो जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज भी हमला कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख मैं उस बच्ची के साथ एक अलमारी के अंदर छिप जाता हूँ, जबकि बाकी लोग दरवाजे के पीछे चले जाते हैं। ज़ॉम्बीज अलमारी को पीटना शुरू कर देते हैं और एक पल
के लिए मुझे लगता है कि अब मेरा अंत आ गया है। तभी अचानक जहाज के लोग वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही मिनटों में सारे ज़ोंबीज को गोली मार देते हैं। थोड़ी बहस के बाद वे बिना किसी को देखे वहां से चले जाते हैं। अब आखिरकार हमारा समूह आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलते ही हमारे सामने ज़ोंबीज से भरा हुआ इलाका दिखाई देता है। इंटरनेट पर देखे ट्यूटोरियल को याद करते हुए मैं कई सारे पिंजरों को आपस में बांध देता हूं और हम मैदान पार करने के लिए उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी एक पहिया फंस जाता है और शोर होते ही ज़ोंबीज हम पर हमला कर देते हैं। लूसिया अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें रोकती है और मैं आग बुझाने वाले सिलेंडर से रास्ता साफ करता हूं, जबकि विक्टर लगातार पिंजरों को आगे धकेलता रहता है। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हर कदम पर जान का खतरा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद किसी तरह गेट तक पहुंच ही जाते हैं। लूसिया अपनी कुल्हाड़ी से गेट की जंजीर तोड़ देती है और ज़ोंबीज को रोकने के लिए मेरे साथ वहीं रुक जाती है, जबकि विक्टर बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता है। भारी धक्का मुक्की के बाद मैं और लूसिया गेट बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक कपड़े से कसकर बांध देते हैं। फिर तेजी से बाकी लोगों की तरफ भागते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालू नहीं होता और तभी ज़ोंबीज बाढ़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख मैं बिना सोचे समझे बाहर निकलता हूँ ताकि उन्हें रोक सकूं और दूसरों को वक्त मिल सके। उसी पल विक्टर को एक खुला हुआ तार मिल जाता है और वह फटाफट उसे जोड़कर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। इंजन की तेज आवाज सुनते ही जहाज के लोग मैदान में घुस आते हैं और ज़ोंबीज पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वे गेट पर बंधा कपड़ा काटकर अंदर आ जाते हैं और हमें धमकाते हैं कि अगर हमने हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो वे हम सबको गोली मार देंगे। विक्टर इशारे से मुझे समझाता है और मैं बिना देर किए दूसरे गेट की जंजीर तोड़ देता हूँ। इतने में ज़ोंबीज का एक नया झुंड मैदान में घुस आता है और सीधे जहाज के लोगों पर टूट पड़ता है। हालात पल भर में पलट जाते हैं। कुछ ज़ोंबी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो विक्टर हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर उठा देता है ताकि वे नीचे गिर जाएं। मैं कुल्हाड़ी से ज़ोंबी से लड़ते हुए भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हूँ। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला होता है, तभी लूसिया नीचे एक सीढ़ी फेंकती है और मैं पूरी ताकत लगाकर तुरंत उस पर चढ़ जाता हूँ। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर कैनरी के पास पहुंचता है और उसी वक्त बेलन का फोन आता है जो मुझे वहां न आने की चेतावनी देती है। तभी 2 फाइटर जेट हमारे पास से गुजरते हैं और साफ हो जाता है कि वे द्वीप भी अब संक्रमित हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।